हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज का न्यूज़ शुरू करते हैं। और अगर स्टूडेंट हैं आप तो पेन पेपर लेके बैठ जाइए। और अगर मजे लेने के लिए सुन रहे हैं तो बस मजे लेते रहिए, न्यूज़ को सुनिए, कहानी को सुनिए डिटेल्स में। तो बोल रहा है कि उइगर मुस्लिमों के उत्पीड़न के लिए अमेरिका ने चीन पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये क्या है कहानी, पूरा मामला समझते हैं दोस्तों। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग जाते हैं बैक और समझते हैं कि ये आखिर मुद्दा कैसे उठा और ये आखिर बात क्यों आया। उइगर मुस्लिमों की उत्पीड़न के लिए अमेरिका ने प्रतिबंध क्यों लगाए चीन में। तो देखिए दोस्तों, न्यूज़ समझते हैं शुरू से। ठीक है, शुरू से क्या है कि अमेरिका और चीन में जो टकराव चल रहे हैं वो सब जान रहे हैं, पूरी दुनिया जान रही है। ठीक है, इसके बारे में तो क्या है कि जो अमेरिका और चीन के बीच में कोविड-19 जो बोल रहा है कि चीन कोविड-19 फैलाया है। अमेरिका के बीच में ट्रेड वार होते रहता है चीन के साथ, व्यापार संबंध में खटास। तो उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों कि एक और था 11वें पंचेन लामा। पंचेन लामा एक व्यक्ति का नाम नहीं है, एक पद का नाम है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछले पीडीएफ में पढ़े हैं। और हांगकांग विवाद, जैसे हांगकांग विवाद हुआ था, उसमें साउथ चाइना विवाद, जो चाइना कहता है कि यह पूरा समुद्र एरिया हमारा है, हम यहाँ से जहाज होके जाने नहीं देंगे। इसमें विवाद हो रही है। बहुत सारे विवाद के कारण है दोस्तों, 5-6 विवाद ये जो हॉट हॉट बने हुए हैं एग्जाम में, इसी से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इसमें से जो भी डाटा कलेक्ट किए हैं अभी तक और जो नहीं किए हैं वो कलेक्ट कर लीजिए वीडियो के माध्यम से हमारे। और इसमें क्या कीजिए, एग्जाम में नोट्स बना लीजिए ताकि ये यहीं से आप रीडिंग करके चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम मुद्दा को समझते हैं क्या है। तो यहाँ से मुद्दा उठता है। तो देखिए दोस्तों, ये मैप है और इस मैप में देखिए कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। ये सब देश है दोस्तों। ये सब देश से क्या हुआ कि 90 साल 100 साल पहले कुछ मुस्लिम लोग जो है वो क्या हुआ, चाइना के ये जो जिनजियांग प्रांत है, ये इसको बोलते हैं जिनजियांग प्रांत यहाँ पर। ठीक है, जिनजियांग प्रोविंस जो है यहाँ पर आ गए थे मुस्लिम लोग कुछ माइग्रेट होकर। ठीक है, माइग्रेट होकर लोग दुनिया में बहुत सारे देश में जाते हैं लोग दोस्तों, आज भी जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए थे 100 साल पहले और इन्होंने यहाँ पर रहना शुरू किया। और आज का डेट में 30 लाख लगभग मुस्लिम यहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों इस प्रांत में। ठीक है, तभी कोविड-19 जब से ये हुआ है, चर्चा में आया है चाइना में, तो क्या किया है चाइना वालों पहले से ही इस पे अत्याचार करते थे धर्म के विरुद्ध, मतलब इसको अपने धर्म को मानने नहीं मानने के लिए मजबूर करते थे। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पर जितने भी मुस्लिम लोग थे जो काम करने के लायक थे, जो मतलब काम करते थे, अपना दिनचर्या चलाते थे, और जो बुजुर्ग लोग थे वहाँ का सारा का उसको उठा के डिटेंशन सेंटर में डाल दिया। और डिटेंशन सेंटर तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, डिटेंशन सेंटर बोलने का होता है, लेकिन जो वहाँ रहा है वही फील कर सकता है कि डिटेंशन सेंटर जो है एक प्रताड़ना केंद्र है। समझ रहे हैं ना आप बात को? तो ऐसे जगह में डिटेंशन सेंटर में डाल दिया ये सबको उठा के मुस्लिम लोग को। चाइना चाइना में वहां पर जानते हैं दोस्तों, चाइना में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, धर्म की स्वतंत्रता नहीं है, बहुत थोड़ा सा देश अजीब है। ठीक है ना। तो क्या है कि दोस्तों अमेरिका ने इस मुद्दे पे इन लोगों को बहुत बार मतलब चेतावनी भी दे चुका है। क्या करते हैं ये लोग कि यहाँ पर जो है चाइना का जब पूछा गया, ये अमेरिका चाइना का पूछा गया चाइना से, तो चाइना वालों ने क्या बोला कि मुस्लिम लोग जो है यहाँ पर वो अशिक्षित हैं, असभ्य हैं। इनको शिक्षा देने के लिए और सभ्यता में इसको लाने के लिए चाइना चाइना का इकोनॉमी बढ़ा है। इसके लिए इन लोग को क्या किए हैं, यहाँ पर हम लोग री एजुकेशन सेंटर हम लोग स्टार्ट किए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या किए हैं हम लोग, री एजुकेशन सेंटर स्टार्ट किए हैं। और यहाँ पर हम लोग मुस्लिम लोग को शिक्षित करेंगे और यहाँ पर चाइना की इकोनॉमी के बारे में बताएंगे, जो चाइना की इकोनॉमी में भागीदार बनेंगे। ठीक है, इसमें प्रॉपर तरीके से स्किल हम लोग स्किल्ड बनाएंगे। तो जान सकते हैं दोस्तों कि क्या चाइना का नीति है, वो आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर चाइना ने क्या किया है, बहुत सारे फैक्ट्री लगाए हैं और उसको मजबूरन मजदूर के रूप में काम करवाते हैं दोस्तों। जो मतलब यहाँ पर शिक्षित है ना अशिक्षित है जो भी है, सबको यहाँ लेबर की तरह मतलब ट्रीट किया जाता है, बहुत गंदा तरीके से ट्रीट किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, और उन लोग को खटाया जाता है, खाना भी सही से नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये जाति हो रही है मुस्लिम लोगों के ऊपर, वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर। ठीक है, तो ये अमेरिका ने कहा है, इसको बहुत बार चेतावनी दे चुका है इस मामले में। तो अभी क्या किया है, बहुत सारे मुद्दे जो हुए हाल फिलहाल में, उसके उसके वजह से क्या हुआ दोस्तों कि अमेरिका ने बड़ा रुख अपनाया है। ठीक है, तो क्या किया है दोस्तों कि ये जो अमेरिका है, इसमें एक प्रॉपर तरीके से ड्राफ्ट पास किया गया यहाँ का ये संविधान में। और यहाँ पर क्या हुआ कि ये बिल जो है अब जाएगा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास,
और वहां से अगर ये बिल मतलब साइन कर देते हैं क्या मतलब करेंगे ही डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप साइन करेंगे तो क्या होगा कि ये एक एक्ट बन जाएगा और फिर चाइना पे बहुत तरह का प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे अमेरिका के द्वारा, ठीक है दोस्तों। जिसमें से क्या है, ये एक खुलासा हुआ है कि इन मुस्लिमों के उत्पीड़न की वजह से क्या करेंगे, अमेरिका के जितने भी कंपनी है, कहाँ पे, यहाँ पे ये जिनजियांग प्रांत में जो है अमेरिका का कंपनी, उनको आदेश दिया गया है कि अमेरिकी कंपनी सब यहाँ से छोड़ के भाग जाए, मतलब यहाँ से सब वापस अमेरिका आ जाए और यहाँ पर कोई भी मजदूर को, कोई भी आदमी को मजदूर के रूप में नहीं खटाया जाएगा और यहाँ पर उसके साथ जाति नहीं किया जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं करेगा अमेरिका, ठीक है। तो इस तरह से बिल में लिखा गया दोस्तों। इसके अलावे भी बिल में बहुत सारे कुछ बात हैं जो आए समय में अपडेट होंगे तो हम बताते रहेंगे न्यूज के माध्यम से, ठीक है। और उसके बाद दूसरा न्यूज हम लोग लेते हैं दोस्तों। दूसरा न्यूज क्या है, परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग खबरों में था, यह इसका गठन कितनी बार हो चुका है, तो क्या है परिसीमन आयोग, किसका गठन क्या हुआ है, क्या है सब मामला समझेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा में मिला के लगभग 800 सीटें हैं दोस्तों, ठीक है। लोकसभा में कितने हैं, लोकसभा में है 543 और 3, और इसमें है राज्यसभा में 242, इतने सीटें हैं। तो इन सीटों में जो विधेयक जो चुन के जाते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं, ठीक है, सांसद जो होते हैं, वो किसी विशेष क्षेत्र को दर्शाते हैं। हम लोग जानते हैं सभी कि जो भी विधायक जीतता है उसका क्या मतलब होता है कि वो एक पर्टिकुलर एरिया के व्यक्ति को दर्शाता है वहां राज्यसभा में। मतलब जैसे हमारा एरिया से कोई विधायक जीत के गया है लोकसभा में या राज्यसभा में, तो इसका मतलब है कि हमारा जो विधायक है वो हमारा क्षेत्र के बातों को वहां जाके रखेंगे कि वहां क्या प्रॉब्लम्स है, क्या है, नहीं है, हमको क्या चाहिए, नहीं चाहिए। तो इस तरह से जो इलेक्ट होकर जाते हैं दोस्तों, जैसे क्लास में मॉनिटर की तरह समझ सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव मॉनिटर होता है, कुछ भी हुआ तो मॉनिटर को ही पकड़ा जाता है, मॉनिटर से ही पूछा जाता है कि तुम्हारा क्लास में क्या हो रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा में होता है दोस्तों, जो इलेक्ट होके जाते हैं। तो ऐसे में अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या है कि ज्यादा संख्या है, ठीक है, ज्यादा संख्या है, और किसी एरिया में कम संख्या है, तो कम संख्या है तो वहां से एक इलेक्ट मेंबर होके जाते हैं और ज्यादा संख्या वहां से भी एक मेंबर इलेक्ट होके जाते हैं राज्यसभा और लोकसभा में। तो ये क्या है, ये गड़बड़ है कि एक ही मेंबर इतने सारे लोगों का बात वहां जाके रख रहा है, और यहाँ पे क्या है कि कम, यहाँ पर लोग कम है और उसमें भी एक ही मेंबर है। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम्स होता है दोस्तों, इसके लिए क्या होता है, समय समय पर परिसीमन आयोग बनाया जाता है, डेलिमिनेशन कमीशन बनाया जाता है, जिसका काम क्या होता है, इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। क्या होता है कि जैसे कभी कभी देखते हैं हम लोग दोस्तों कि इलेक्शन आने के से पहले, इलेक्शन जब आता है तो कभी कभी बोलता है कि ये जो है एरिया पर्टिकुलर इस क्षेत्र में आता है, ये एरिया जो है इस सांसद के क्षेत्र में आता है, ये एरिया इस सांसद के क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, तो यही कारण है दोस्तों कि जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ रही है तो उस हिसाब से सीट भी बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है कि हर जगह का तो जनसंख्या बढ़ नहीं रहा है, कहीं कहीं जनसंख्या बढ़ रहा है। तो उसको समान रूप से, मतलब एक विधायक को जैसे 50 यहाँ पर लोगों को लीड कर रहा है, तो यहाँ पर भी उतना ही लगभग होना चाहिए, ताकि मतलब व्यवस्था समान रूप से बनी रहे। तो इसलिए क्या करता है दोस्तों, जो परिसीमन आयोग है, तो दोस्तों अभी तक जो है वो 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। 1992 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में 4 बार गठन हो चुका है परिसीमन आयोग का। और ये जो काम करते हैं, जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर जो है अभी केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो इसमें क्या हुआ कि इसको भी सीट चाहिए राज्यसभा में, ठीक है। तो राज्यसभा लोकसभा में चाहिए, तो यहाँ पर भी इसको सीट को बढ़ाना होता है परिसीमन आयोग द्वारा। तो अगर इधर बढ़ाते हैं परिसीमन आयोग का सीट, तो क्या होता है, नॉर्थ इंडिया जो इधर से नॉर्थ इंडिया जम्मू कश्मीर है, और इधर साउथ इंडिया जो है, साउथ इंडिया का जनसंख्या जो है वो नॉर्थ इंडिया से कम बढ़ी है, मतलब नॉर्थ इंडिया में जनसंख्या ज्यादा बढ़ी है। तो इस हिसाब से अगर सीट बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा, लोकसभा में यहाँ का दबदबा बन जाएगा, नॉर्थ इंडियंस का दबदबा बन जाएगा पूरा, मतलब इंडिया में, ठीक है। तो इसके लिए अगर सीट बढ़ा दिया जाएगा तो ऐसे मतलब अचानक से बढ़ा नहीं देंगे, कुछ तो सोच के बढ़ाएंगे। तो मैं समय पर क्या होता है कि कुछ जो परिसीमन आयोग है, कुछ लोगों को इस पर्टिकुलर एरिया से उठा के इस पर्टिकुलर एरिया में रख दिया जाता है कि आप यहाँ से अब मतदान करेंगे, ठीक है। अब ये एरिया जो है ये पर्टिकुलर संसद के अधीन आता है, ये एरिया जो है ये पर्टिकुलर संसद के अधीन आता है, इधर ज्यादा जनसंख्या है इधर उठा कर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये काम होता है राज्य स्तर में भी होता है, और जो लोकसभा और राज्यसभा है, और यहाँ पर स्टेट स्तर में होता है, स्टेट लेजिस्लेचर में जो होता है राज्य स्तर में, उसको बोलते हैं विधानसभा, ठीक है। तो ये विधानसभा और लोकसभा दोनों में होते हैं इस तरह से।
तो अभी क्या हुआ है कि यही परिसीमन आयोग का गठन किया गया जाना है। और ये कब होता है? ये तो चुनाव से पहले होता है, ठीक है, ये चुनाव से पहले होता है, जनसंख्या के बाद ही होता है जस्ट। तो बोला जा रहा है कि 1991 में हुआ था जनसंख्या एक बार, और एक बार 1981 में जनगणना हुआ था, सॉरी जनगणना हुआ था। तो जब 2 बार जनगणना हुआ तो सीटें बढ़ाया नहीं गया, ठीक है, लेकिन आदमी तो बढ़ा। तो अब क्या है दोस्तों, ये नॉर्थ इंडियन का जो है जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हुआ दोस्तों, प्रॉब्लम्स आ रहा है सीट बढ़ाने में। तो अभी जो जो परिसीमन आयोग जो मतलब गठन किया गया है, उसमें क्या बोला गया है कि जो हम लोग है ये जो सीट का जो संख्या है कि परिसीमन आयोग का जो गठन किया गया है 1973 के बाद जो गठन किया गया था ना दोस्तों, उसके बाद से मतलब सीट बढ़ाया नहीं गया, ठीक है, सीट वही का वही है। तो बोल रहा है कि जो 1973 में जो परिसीमन आयोग का गठन किया गया था, तब जो सीटें उस हिसाब से रहेंगे। और 2000 मतलब 2000 जो 2 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था, ठीक है, उस हिसाब से मतलब लोगों को इधर से उधर ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से परिसीमन आयोगों में कहा गया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 2002 में परिसीमन आयोग का निर्णय लिया गया, इसमें निर्णय लिया जाएगा 2002 के हिसाब से कि कितना मतलब किस क्षेत्र में कितने लोग रहेंगे, ठीक है, कौन से लोग को कहाँ रखा जाएगा, ठीक है। और ये जो सीट है वो 1971 के जो परिसीमन आयोग में जो कहा गया था उसके हिसाब से होगा, ठीक है, ये क्लियर कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहे कि लोकसभा स्पीकर द्वारा नियुक्त की जाती है ये परिसीमन आयोग। ये जो परिसीमन आयोग का गठन होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, ये रिटायर्ड जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं वो इसमें, और इसमें होते हैं ये इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं इसमें ये इसमें मतलब राज्य से होते हैं, राज्य के मंत्री होते हैं, ठीक है। तो परिसीमन आयोग का गठन इन लोगों से मिलकर होता है। और क्या होता है कि 15 अतिरिक्त रूप से लोग दिए जाते हैं इसको परिसीमन आयोग का हेल्प करने के लिए टीम में, ठीक है। तो जो है अभी जो है जब जम्मू कश्मीर मतलब यूटी बना है जब से, तब से क्या हुआ है कि यहाँ पर जो लोकसभा स्पीकर है जो नियुक्त किया 15 लोगों को नियुक्त किया, साथ साथ 2 मंत्री को और नियुक्त किए गए हैं इस परिसीमन आयोग में, ठीक है। अभी का जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला जी है, जानते हैं हम लोग, ठीक है। और ये काम जम्मू कश्मीर का जो ये मतलब अभी यूटी बनने के बाद ये काम किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये न्यूज है कुछ इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दे देंगे हम, ठीक है। नॉर्थ इंडिया और यहाँ पर देखिए ये 1981 से 1991 के बीच जनसंख्या नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ था, बढ़ गया था, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद से तो परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, तो उसमें सीटें बढ़ाई नहीं गई है, ठीक है। तो इस तरह से और दूसरा हम लोग न्यूज को देखते हैं दोस्तों, आगे न्यूज को लेते हैं और समझते हैं। हाल ही में अखिल भारतीय न्याय सेवा मतलब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जो है समाचार में रहा। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 312 में है, ठीक है दोस्तों। ये बोल रहा है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा जो है ये क्या है, ठीक है। तो इसको डिटेल्स में समझने के पहले हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और हम लोग समझते हैं कि सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है दोस्तों, जिससे क्या होता है आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, आईआरडी होता है, आईआरडी होता है, आईओएफएस होता है, ठीक है। ये सब का जो पोस्ट बनते हैं दोस्तों, ये क्या होता है सिविल सर्विसेज के अंदर में आते हैं। और इसके अलावा होता है एक ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा में कौन आते हैं, 3 लोग मुख्य रूप से आते हैं, आईएएस आते हैं, आईपीएस आते हैं, और कौन आते हैं आईएफओएस मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में आते हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसके द्वारा कलेक्टर बनता है जिला का और ये एसपी बनता है, ठीक है। तो ये तीनों कहां पर आते हैं, ये तीनों आते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर आते हैं, ठीक है, तीनों पोस्ट। तो इसमें जब ऑल इंडिया सर्विसेज में 3 पोस्ट आते हैं, तो अब जो है कि प्रशासन का देखभाल कौन करेगा, आईएएस करेगा, आईपीएस करेगा और आईएफओएस करेगा, ठीक है। अब बात आके फंस गई कि जिला के अंदर में क्या होता है कि दोस्तों जिला के अंदर में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, जिला
का जो कोर्ट होता है वहां पे जिला का जज बैठते हैं, ठीक है। तो उसकी नियुक्ति जो होता है दोस्तों वो क्या है, उसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है या तो हाई कोर्ट करती है, ठीक है। या तो हाई कोर्ट करती है या फिर राज्य सरकार करती है, ठीक है। ये बहुत मतलब आजादी के बाद से यही चलते आ रहा है। तो क्या होता है कि इसी के द्वारा प्रमोशन हो के लोग मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जाते हैं हाई कोर्ट पर, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, यही रूल है अब तक। तो इसमें क्या हो रहा है, बहुत गड़बड़ी हो रहा है दोस्तों। क्या हो रहा है कि इसको प्रॉपर तरीके से एग्जाम नहीं हो रहे हैं। अब प्रॉपर तरीके से इसका एग्जाम नहीं हो रहा है तो राज्य सरकार के हाथ में मामला फंसा हो कि राज्य सरकार किसको नियुक्त करेगी, हाई कोर्ट किसको नियुक्त करेगी। तो इस तरह से क्या हुआ दोस्तों कि 4000 अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसमें जज नहीं है। तो न्यायिक प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो न्याय जो है जुडिशियल प्रोसेस, उसमें क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि प्रशासन जो है, प्रशासनिक कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन जो जुडिशियल प्रोसेस है, जो जज का जो काम है, जो न्याय प्रोसेस है, वो तो कंप्लीट नहीं हो रहा, उसका तो अच्छा से एग्जाम नहीं हो रहा, उसका तो कोई ये नहीं है। तो इसलिए क्या किया है दोस्तों, विधिक आयोग जो है, विधिक आयोग भारत का, वो समय समय पर बहुत बार ये डिमांड किया है कि इसके लिए भी एग्जाम करवाया जाना चाहिए और इस पोस्ट को भरा जाना चाहिए, प्रॉपर तरीके से इसमें पोस्टिंग किया जाना चाहिए जज को एग्जाम के थ्रू, ठीक है। ताकि वो पोस्ट हो के सुप्रीम कोर्ट के जज बने, जिससे जो न्यायिक क्रिया है जो वो मतलब अच्छे से हो पाए। तो इसके लिए जो विधिक आयोग है बहुत बार गवर्नमेंट को बोल चुकी है यह बात, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मामला फंस कहाँ जाता है कि जो राज्यसभा है वहां से 2/3 मतलब 2/3 भाग बहुमत चाहिए, क्या करने के लिए, ये कानून बनाने के लिए कि इसके ऊपर एग्जाम प्रॉपर तरीके से हो और इसका जज का नियुक्ति एग्जाम के द्वारा हो। इसके लिए कानून लाना पड़ेगा ना, एक्ट लाना पड़ेगा ना। तो इसके लिए इतना मेजोरिटी से वोट चाहिए, और वोट क्या है, प्रेजेंट प्लस वोटिंग, मतलब जहां पर प्रेजेंट होगा, मतलब जितना आदमी वहां राज्यसभा में प्रेजेंट होगा उसका जो वोटिंग होगा उसके 2/3 होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि फंस जा रहा है कि राज्यसभा में कौन होते हैं, राज्य के ही प्रतिनिधि तो होते हैं। मतलब राज्यसभा किससे बना हुआ है, राज्यों से ही मिलकर तो बना हुआ है, संविधान राज्यों से मिलकर बना हुआ है, तो राज्य के प्रतिनिधि ही होते हैं। मतलब राज्यसभा में पर्टिकुलर जो आदमी होता है वो एक राज्य को रिप्रेजेंट करता है, एक राज्य को प्रदर्शित करता है। तो अब राज्य सरकार खुद ही नहीं चाहती है कि ऐसा ये मतलब कानून बने कि एग्जाम के थ्रू जज नियुक्त हो, तो भाई जज को नियुक्त कौन करेगा। तो इसलिए क्या किया है दोस्तों, अभी गवर्नमेंट क्या किया है, फिर से एक ड्राफ्ट तैयार किया है और राज्यसभा में जो विधायक जो सांसद हैं उन सांसदों के पास ये लेटर जाएगा, ये ड्राफ्ट जाएगा और उससे अनुरोध किया गया है कि आप लोग इसको बहुमत दें और इसको कानून बनाएं, ताकि एक जो है मतलब इंडिया में, ताकि ये एक नई अखिल भारतीय सेवा, मतलब ऑल इंडिया जुडिशियल जो है वो एक गठन किया जाएगा, ऑल इंडिया जुडिशियल का, जिसके द्वारा क्या होगा कि जजों का नियुक्ति होगा, जजों का एग्जाम होगा, जो जो भी होगा प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए सरकार ने फिर से अनुरोध की है मतलब राज्यसभा में जाके, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद देखिए क्या है कि हाँ, ये 312 अनुच्छेद 312 में इसका उल्लेख किया गया है कि मतलब जो है 2/3 बहुमत से मतलब एक नया आयोग का गठन किया जाएगा, नया अखिल भारतीय आयोग का गठन किया जाएगा, जिसके तहत ये सब करवाया जा सकता है। तो इसका गठन करने के लिए मतलब ड्राफ्ट तैयार किया गया है, इसलिए ये चर्चा में रहा है अभी न्यूज में, ठीक है। और क्या है दोस्तों कि यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे ये आईएएस आईपीएस जो होते हैं, ये क्या होते हैं एक्चुअली में मतलब केंद्र का विषय है, ठीक है। ये आईपीएस आईएएस जो होते हैं ये क्या होते हैं, केंद्र से डायरेक्ट कंट्रोल होते हैं, मतलब ये लोग केंद्र के ही प्रतिनिधि होते हैं जो राज्य में काम करते हैं आके। मतलब इसका जो पेमेंट उमेंट होता है केंद्र सरकार देगी, इसका जो ट्रेनिंग है ये केंद्र सरकार कराएगी, ठीक है। लेकिन ये करेगा कहाँ, राज्य सरकार के अंदर काम करेगी, मतलब राज्य सरकार का ही काम करेगा ये। और लेकिन इसमें क्या है कि जो यहाँ पर जो सिविल सर्विसेज एक्ट जो आया था दोस्तों, उसमें क्या कहा गया था कि ये जो आईपीएस आईएएस बनते हैं कि इसका ये अगर केंद्र सरकार नियुक्ति करती है तो केंद्र सरकार मतलब जो इसका नियुक्ति करेगी उसी के पास पावर रहेगा इसको मतलब सस्पेंड करने का। तो राज्य सरकार जो है आईएएस आईपीएस जो है अधिकारी जो बनते हैं उसको सस्पेंड नहीं कर सकती, इसको ट्रांसफर ही कर सकती है, क्योंकि इसके पावर राज्य सरकार का पास इतना पावर नहीं है कि इसको मतलब रिटायर मतलब ये सस्पेंड कर दे, ठीक है। क्योंकि ये मतलब उनका पावर जो संविधान में लिखा हुआ है कि मतलब जो इसका नियुक्ति करेगा उससे कम पावर का कोई भी इसको
हटा नहीं सकता अपने पद से। तो मतलब ये आईपीएस आईएएस जो होते हैं उसको ट्रांसफर ही किया जा सकता है, मतलब हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये प्रॉपर तरीके से संविधान में लिखा गया है, इसको पावर मिला हुआ है संविधान से। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 19,726 पद हैं टोटल। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज के लिए, जो कि 4,000 जजों का पद खाली किया गया है। ठीक है, मतलब खाली है अभी, जिसमें नियुक्ति होनी है। तो ये सब लिखा हुआ है दोस्तों, पीडीएफ में आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, और एग्जाम तक सेव रख सकते हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चंस जो है घुमा घुमा के अगर स्टैटिक जीके से पूछा जाएगा तो ये सबसे पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग न्यूज को बढ़ाते हैं और आगे न्यूज को लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बोल रहा उत्तर प्रदेश सरकार जो है हर्बल रोड परियोजना के तहत सड़क के किनारे औषधीय पेड़ लगाने के लिए क्या किया है कि योजना बनाया है। ठीक है, मतलब सड़क के किनारे देख रहे हैं इस तरह का पौधा, ये फर्जी फोटो है, मतलब अभी तक तो ये योजना बने भी नहीं है, तो कहाँ से फोटो लाऊंगा मैं। तो ये जो है इस तरह का फोटो जो में दिखाया गया है कि पेड़ के किनारे किनारे फोटो ये पेड़ लगाएंगे। ठीक है, तो पेड़ जो लगाएंगे वो क्या चीज का होगा, तो नीम का होगा, बरगद का होगा। ठीक है, नीम और बरगद का पेड़ लगाएंगे, और यह सहजन सहजन एक पौधा होता है उसका पेड़ लगाएंगे रोड के किनारे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ताकि मतलब लोगों को रोजगार मिल सके इसके माध्यम से। अभी जो बेरोजगारी जो आने वाली है, समझ रहे हैं ना, कोविड महामारी के बाद जो पलायन हो रहा है मजदूरों को, तो बहुत बड़ा बेरोजगारी होने वाला है। तो इसके लिए क्या होगा कि इसमें रोजगार भी मिल जाएगा, और क्या होगा कि यहाँ पर वातावरण भी स्वच्छ रहेगा, और जो आसपास के एरिया है उसमें क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण मतलब साउंड पोल्यूशन कम होगा, साउंड कम, मतलब ये लोग शांति मतलब वहां पर रहेगा क्षेत्र में। ठीक है, तो इसलिए पेड़ लगाए जाते हैं। और अल्टीमेटली जो औषधीय पेड़ लगा रहे हैं, मतलब नीम ये वगैरह बरगद वगैरह औषधि का पेड़ है, तो इसका काम जो है औषधि के रूप में भी ले सकते हैं सरकार। ठीक है, तो ये अच्छा इनिशिएटिव है जो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, और उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी जो है बहुत अच्छे कर रहे हैं अभी लेबर मजदूर के लिए, तो सही बात है, इसको सपोर्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, और चलिए दोस्तों आगे न्यूज को बढ़ाते हैं, और हम लोग आगे देखते हैं कि उसके बाद क्या न्यूज बना है। पूरा मानव अधिकार आयोग जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंग्लिश में, मानव अधिकार आयोग जो है वो क्या करता है दोस्तों कि प्रवासी मजदूरों की मृत्यु पर शोक जताते हुए संघ सरकार को नोटिस जारी कर दिए हैं। दोस्तों अभी जो घटना हुआ है, क्या हुआ है कि 1 मई से क्या किया था केंद्र सरकार ने, ट्रेनें चलाई थी जिसमें प्रवासी मजदूरों को, मतलब जो मजदूर अपने घर आना चाहते हैं, जो अपने राज्य आना चाहते हैं, उसको भेजने के लिए केंद्र सरकार ने ट्रेनें चलाई थी, सबको जानते हैं। तो ट्रेनों में जो लाद लाद कर आदमी लाए जा रहे थे, ठीक है, मतलब लाद लाद कर में जैसे भी आदमी लाए जा रहे थे, ठीक है, तो क्या हुआ कि अभी मीडिया वालों ने मतलब ये खबर उठाई कि ट्रेन में 9 लोग मृत पाए गए हैं। ठीक है, जो मानव अधिकार आयोग जो है उनके पास ये न्यूज गया कि 9 लोगों का मृत्यु हो चुकी है। तो इन्होंने इस मामले को जांच पड़ताल किया, तो पता चला कि क्या है कि दोस्तों जब ट्रेन में बैठाया गया इस मजदूरों को, तो एक ब्रेड दिया गया और 2 केले और एक वाटर बोतल देके बैठा दिया गया पूरा सफर के लिए। ठीक है, तो क्या किए ये लोग, खा लिए केले और जो भी है, और उसके बाद पूरा सफर, समझ सकते हैं दोस्तों कि भूख से ये लोग का जान चला गया। ऐसा मतलब रिसर्च करके ये लोग पता किए कि भूख से ये मजदूरों को जान चला गया है। ठीक है, तो मानव अधिकार कमीशन जो है अपना रुख लिया, और इन्होंने क्या किया, सरकार को नोटिस थमा दिया, कौन सा, होम मिनिस्टर को, ठीक है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को, गुजरात और बिहार सरकार को नोटिस थमा दिए हैं इसके लिए। ठीक है, और पूछा गया है कि आप जल्दी से जल्दी कारण बताइए, और तय सीमा के अंदर अगर कारण नहीं बताते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन की अपील करेंगे हम, मानव अधिकार कमीशन ये अपील करेंगे, एक्शन लेंगे इसके खिलाफ। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज है दोस्तों, और मतलब ये सही है कि एक्शन लेना ही चाहिए कि लोग कर क्या रहे हैं। एक्चुअली में रेलवे का तो मेरा मेरा मानना है कि रेलवे का इसमें क्या गलती है, जो राज्य सरकार, जैसा राज्य सरकार जिसके मजदूर हैं वो जा रहे हैं कि मेरे मजदूर आ रहे हैं, तो उनको कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, उनको कुछ सहयोग करना चाहिए, जहां से भेजा जा रहा है उनको सहयोग करना चाहिए। होम मिनिस्ट्री जो होम सेक्रेटरी है उनको इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि इन मजदूरों को रास्ता में मर जाएगा क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब जो है बहुत ही दुख वाली घटना है, ये सब न्यूज है। ठीक है, समझ सकते हैं। और ये जो मानव अधिकार आयोग है इसकी स्थापना हुआ था 12 अक्टूबर को। पीडीएफ में सब पढ़ लीजिएगा दोस्तों, टेक्निकल वर्ड्स है। ठीक है, एग्जाम में रीडिंग कीजिएगा, आपको सब याद आ जाएगा, और एग्जाम में यही सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मानव अधिकार आयोग जो है 12 अक्टूबर को 1993 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, जिसमें 6 सदस्य होते हैं, और 6 सदस्य में क्या है, एक सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, रिटायर्ड जज। ठीक है, अभी कौन है, दंतू जी है। ठीक है,
तो दंतु जी से दत्तू जी हैं। तो इसे दद्दू याद रख सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में जो न्याय करते हैं वो कौन करते हैं, दादाजी। ठीक है। तो इनका कार्यकाल क्या होता है दोस्तों कि 3 साल के लिए ये नियुक्त किए जाते हैं, और ये 70 वर्ष तक की उम्र के लिए रहते हैं। मतलब 70 वर्ष अगर क्रॉस कर गया और 3 साल पूरा नहीं हुआ तब भी इनको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो एच एल दत्तू जी जो है वर्तमान के अभी इनके अध्यक्ष है मानव अधिकार आयोग के। ठीक है। तो ये सब न्यूज है दोस्तों, ये सब आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में। और आगे बढ़ता हूँ, दूसरा न्यूज को कवर करता हूँ। बोले कि नया फफूंद फ्यूजरी फ्यूजरियम और विल्ट TR4, ये नाम है फफूंद का। ठीक है। मेरा नाम नहीं है, किसी का नहीं है, फफूंद का नाम है। ये फफूंद क्या होता है, फंगस होते हैं, फंगस। तो ये फंगस के कारण क्या हुआ दोस्तों कि अभी जो है बोला जा रहा है कि केले में, मतलब जैसे कोरोना वायरस आया है ना इंसानों में, उस तरह केले में भी कोरोना वायरस आ गया। इस फफूंद के वजह से क्या हो रहा है कि कोरोना, केले का जो पेड़ है उसके पत्ते सूख जा रहे हैं और केले पूरा मतलब वृक्ष ही मर जा रहा है। केले का जो पौधा है वो पूरा तरह से समाप्त हो जा रहा है। इससे बहुत नुकसान हो रहा है पूरा दुनिया में। बोल रहा है 20 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है पूरा दुनिया में। और इक्वाडोर दोस्तों केले के लिए फेमस है, जैसे भारत में नागपुर संतरे के लिए और कर्नाटका कॉफी के लिए फेमस है, आप लोग जानते हैं। ये चीज लिख दिया हूं मैं पीडीएफ में, तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो ये क्या है कि इक्वाडोर जो देश है दोस्तों, वो क्या है कि केले के लिए फेमस है। वहां पर ये रोग पाया गया है, केलों में देखा गया है, और ये बहुत तेजी से फैल रहे हैं। बिहार का जो ये डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, ठीक है, बिहार का ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम क्या है, ये देखिए कटिहार। ठीक है, कटिहार, पूर्णिया। ठीक है। और यूपी का जो है महाराजगंज, यहाँ पर केले का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है दोस्तों। ये जगह पूरा फेमस है केले के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों कि यहाँ पर भी ये बीमारी देखा गया है केलों के पौधों में। तो मतलब सरकार ने आदेश दिए हैं कि जो है इससे मतलब रिकवरी के लिए, मतलब ये यहाँ पर अभी कोई इलाज नहीं है इसका। मतलब पौधों में सर्च किया गया तो इसका कोई कारण का पता ही नहीं चला कि ये फफूंद कहाँ से आया, कैसे ठीक होगा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है। तो मतलब ये कोरोना वायरस जैसा है समझिए। तो इससे बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए एक ही उपाय है, क्या है कि होम क्वारंटाइन कर दीजिए। मतलब जैसे इंसान को होम क्वारंटाइन करते हैं, इसी तरह केले पौधों को होम क्वारंटाइन कर दीजिए। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ केला बोया गया है, केला उगाते हैं, उस एरिया को पूरा कवर कर दीजिए, ताकि वो जो केला जो जितना भी है वो सब वहीं पर मर जाए, मतलब सड़ जाए, और ये खत्म हो जाए कि बाहर फैले ना। ठीक है, दूसरे पौधों तक ना आए, मतलब ये डिजीज फैले ना। ठीक है। तो ये न्यूज में अभी कवर किया जाएगा दोस्तों। अभी मतलब मीडिया का तरफ इसका ध्यान नहीं है, क्योंकि अभी मीडिया चाइना पाकिस्तान कर रही है, हिंदू मुस्लिम। तो ठीक है, अगर ये बड़ा मुद्दा है तो ऑब्वियसली आ जाएगा न्यूज में भी, यूट्यूब में भी। ठीक है। तो ये कुछ कुल मिला के ये बात था दोस्तों। पूरी दुनिया में मतलब 20 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है दोस्तों। और इसको देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड एंड ड्रग्स के बारे में देखता है, फूड एंड ड्रग्स के बारे में इसका कंट्रोल करता है, वो क्या बोला है कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव डिजीज है ये। मतलब सबसे ज्यादा खतरनाक डिजीज अब तक देखा गया है पौधों में। ठीक है, जिसके कारण इतना ज्यादा नुकसान हुआ है। तो एक खबर बनी है दोस्तों, यहाँ देखिए पीडीएफ लिंक इसमें डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इसके बाद जो न्यूज बना है दोस्तों वो कुछ इस तरह से बना है कि हाल ही में वीर सावरकर की जयंती मनाई गई। वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, फाइटर, फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, इनका नाम जो है दामोदर सावरकर। ठीक है, विनय दामोदर सावरकर जी जो हैं, वो उनका जन्म 28 मई 1983 को महाराष्ट्र में हुई थी दोस्तों। जिन्होंने क्या किया था, एक गुप्त सभा का सेक्रेट सोसाइटी का गठन किया था। कि मतलब वो सोसाइटी दिखने में नहीं था, लेकिन वो सोसाइटी था। ठीक है, उसका गठन किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ। क्या किया था दोस्तों कि इस जो गठन किया गया था, ये इसका नाम रखा था अभिनव भारत संघ। और इसमें क्या था दोस्तों कि यहाँ पर लोगों को मोटिवेट किया जाता था, मतलब उनको माइंड वॉश किया जाता था अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजों के खिलाफ इसमें माइंड वॉश किया जाता था। यहाँ पर बोल रहा है कि ये नरम दल के खिलाफ थे, और ये क्या लड़ाई में विश्वास रखते थे अपने हक को पाने के लिए। अंग्रेजों के खिलाफ परेशान करने के लिए इन्होंने बहुत तरह के काम किए दोस्तों। और जब ये ब्रिटेन चले गए तो वहां पर इंडियन हाउस नाम का पत्रिका ज्वाइन किया, और वहीं पर उन्होंने क्या किया, एक बुक लिखी जो क्या था, 1857 का क्रांति से रिलेटेड था। सैनिक विद्रोह जो हुआ था, सैनिक विद्रोह एक्चुअली में नहीं था, विद्रोह बहुत अजीब था, इसके बारे में डिटेल्स में कभी लिख दूंगा मैं। ठीक है, तो इसके ऊपर जिसका जो नाम था वो क्या था,
बुक का कि द हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ वार इंडियन डिपेंडेंस, ठीक है, ऑफ इंडियन डिपेंडेंस। तो बोल रहा था कि इंडियन डिपेंडेंस के ऊपर में ये जो किताब लिखी गई थी दोस्तों, इसमें क्या लिखा गया था, 1857 का क्रांति का पूरा उल्लेख किया गया था और इसमें मोटिवेट करने का कोशिश किया गया था लोगों को कि आप अगर एकजुट हो जाते हैं तो अंग्रेजों को मतलब यहाँ से भगाना और अंग्रेजों के खिलाफ मतलब स्वतंत्रता के लिए हम लोग को मतलब जीत सकते हैं जंग और अंग्रेज को झुकना पड़ेगा। और ऐसा इस बुक में उल्लेख किया गया था कि दोस्तों कि 1857 का जब क्रांति हुआ था उस समय क्या हुआ था, पूरा सब एकजुट हो गए थे इसमें। और उस समय गवर्नर जनरल जो वायसराय हुआ करते थे उसको हटाकर गवर्नर जनरल का पोस्ट उसी समय किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो ये जो काम किया गया था और उससे क्या हुआ था कि अंग्रेजों मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को नाके चने चबा दिए थे ये लोग, ठीक है, जो सबसे बड़ा सैनिक विद्रोह माना जाता है। तो इसमें क्या किया था, उनको घटनाओं को याद दिलाया गया था इस बुक में। और ये बुक इतना फेमस हुआ, इतना फेमस हुआ कि मतलब इसका बिक्री पे सरकार बैन लगा दी, ठीक है, फाइनली। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 1858 के अंत तक यह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था। 1858 तक जो था ये केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, इसमें सभी लोग जुड़ गए थे। तो उसी तरह आप लोग भी जुड़ जाइएगा तो हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ मतलब जंग जीत सकते हैं, ठीक है। इसमें इस तरह से बुक में लिखा गया था। और उसके बाद जो है दोस्तों वो एक और बुक लिखी थी, वो लिखी थी कि हिंदुत्व लिखी थी, उसका टाइटल था हिंदुत्व। हु इज हिंदू, मतलब हिंदू कौन है जाने, इसके बारे में लिखा गया था इसमें दोस्तों। और इसका कहानी इस तरह से शुरू होता है दोस्तों कि 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जो मुस्लिम के हितों की बात करता था, मुस्लिम के हितों को बात करने के लिए एक मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1909 में 1906 में, जो दोस्तों जो हम लोग जानते हैं। जो क्या हुआ कि 1909 में जो पार्लियामेंट सुधार अधिनियम हुआ था उसमें ये संघ ने मांग उठाई कि जो मुस्लिम के लिए इलेक्टोरल कॉलेज है, मतलब जो वहां पर वोट देने का जो है उसके लिए अलग से बनाया जाएगा इलेक्टोरल, ठीक है। और जब ये मुस्लिम लीग जो ये अलग इलेक्टोरल की मांग की थी दोस्तों, तब ये जो कांग्रेस के कुछ नेता थे इनके खिलाफ हो गए थे, ठीक है। बोले थे कि ये जो है ये मुस्लिम लीग में जो अलग इलेक्टोरल की मांग किया है इसमें क्या होगा कि मुस्लिम लोग को ही वोट देंगे, ठीक है। तो ये बात इसमें कहा गया था दोस्तों। और उसके बाद जो 1916 में जो हुआ इसमें जो लखनऊ समझौता हुआ उसमें क्या किया गया था, यह बात को स्वीकार कर ली गई थी और इसके अनुमति दे दी गई थी। मतलब ये इलेक्शन के लिए मुस्लिम लोग के लिए अलग से इलेक्टोरल कॉलेज की गठन किया गया था, ठीक है दोस्तों। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, मतलब कि जैसे इंडिया में तो इलेक्टोरल कॉलेज सेम रहता है और अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज बनते हैं और मतलब भंग होते हैं। मतलब जो यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है कि जब सारे मतलब सांसद मिल के और सारे लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मिल के जब वोटिंग करते हैं तो उसको इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं, ठीक है। तो अलग से मतलब इसका मांग की गई थी दोस्तों। तो 1916 में जब ये मान लिया गया लखनऊ समझौता में, तो क्या हुआ कि कुछ कांग्रेसी जो थे वो इनके विरुद्ध हो गए कि बोले कि ये जो है भारत को दो भागों में विभक्त करने का एक रणनीति है, इससे भारत जो है हिंदू मुस्लिम में बट जाएगी और कभी स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी, ठीक है दोस्तों। और भविष्य में ये देश भी दो हिस्सों में बट जाएगा, जो आज का परिणाम है जो जानते हैं हम लोग कि पाकिस्तान अलग हो गया। और ये सही जो भी बोले थे ये सही डिसीजन उस समय लिए थे, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी क्या हुआ, पार्लियामेंट सुधार अधिनियम के समय तो नहीं हो पाया पूर्णतः, लेकिन जो उन उसके बाद जो 1916 में हुआ उसमें क्या किया गया पूर्णतः इसमें मान लिया गया ये बात को। तब क्या हुआ कि कुछ जो कांग्रेसी नेता थे वो अलग होके एक नई ये संघ का गठन किया, उसका नाम था हिंदू महासंघ, ठीक है। हिंदू महासंघ का गठन किया गया हिंदुओं के हित के बात करने के लिए, कि हिंदुओं के हित में बात हो, इसके लिए अलग से संगठन बनाया गया दोस्तों, जिसके प्रमुख बनाए गए थे इसको ये जो वीर सावरकर जी थे इसको प्रमुख बनाया गया था। और इसमें मदन मोहन मालवीय जी थे जो, और यहाँ पर लाला लाजपत राय भी थे इस मतलब संगठन के नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। और 1943 तक थे दोस्तों ये वीर सावरकर जी इनके अध्यक्ष रहे। और इस पे जो है मतलब अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने जो भी करने चाहा उन्होंने किया।
और बहुत तरह से परेशान किया अंग्रेजों से। और लास्ट में अंग्रेजों ने इनके खिलाफ क्या किया कि मतलब बहुत तरह के एलिगेशन लगाए, बहुत तरह के एलिगेशन लगा के इनको क्या किया कि मर्डर का भी और बहुत सारा मतलब हत्याएं का आरोप लगा दिया इसमें, और इसको जेल में डाल दिया गया। कौन सा जेल? काला पानी, जहाँ पर सेल्युलर जेल में डाल दिया गया। सेल्युलर जेल काला पानी मतलब जो अंडमान निकोबार में था उस समय क्या होता था कि मतलब जो सेल्युलर जेल में जिसको डाल दिया गया उसको बैठने का मतलब नहीं दिया जाता था, मतलब खड़े रहिए आप, इधर इधर लगा दिया जाता था कील, ठीक है, कांटी लगा दिया जाता था कि बैठेगा और गड़ेगा, तो मतलब खड़े खड़े इसको रहना है पूरा, मतलब जितना दिन के लिए जेल हुआ है, ठीक है। तो 50 साल का आयु में इनको जेल दे दिया गया था दोस्तों। तो समझ सकते हैं कि कितना मतलब कष्टकारी था। तो इन्होंने क्या किया था दोस्तों कि इससे बचने के लिए इन्होंने अंग्रेजों से अपील की थी कि हमको पॉलिटिकल प्रिजनर घोषित किया जाए, क्योंकि पॉलिटिकल प्रिजनर जो थे महात्मा गांधी ये सब जो थे वो पॉलिटिकल प्रिजनर थे। तो उनको जब जेल में डाला जाता था तो उनको पेपर पढ़ने दिया जाता था, लोगों से मिलने दिया जाता था, ठीक है, तो उनको रेस्ट्रिक्शंस नहीं था, ठीक है। लेकिन जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स ने, जो सैनिक विद्रोह जो थे, मतलब उनको क्या करते थे कि इनको प्रॉपर तरीके से ये काला पानी में डाल देते थे सेल्युलर जेल में, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया था अंग्रेजों से इन्होंने अपील की थी। तो यही आज का डिबेट बन गया है दोस्तों कि आज लोग जो है आपस में डिबेट करते हैं कि वीर सावरकर जी जो थे वो वीर थे कि नहीं थे, ठीक है। तो अब इस पे डिसाइड करना है दोस्तों, आप अपना अपना सबका मत है, ठीक है। तो आगे न्यूज को हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, काफी टाइम हो गया कि हाल ही में अजीत जोगी जो है उनका निधन हो गया। छत्तीसगढ़ के पहले सीएम थे, ठीक है, पहले मुख्यमंत्री थे, और वर्तमान का मुख्यमंत्री यहाँ का कौन है? तो भूपेश बघेल जी हैं। और यहाँ का राज्यपाल अनुसुईया उइके है। और छत्तीसगढ़ जो है उसकी राजधानी जो है रायपुर है। और कांगेर घाटी, गुरु घासीदास और इंद्रावली जैसे राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर प्रमुख रूप से है, जो याद कर लीजिएगा दोस्तों, नोट कर लीजिए, पीडीएफ में भी लिखा हुआ है। नए विकास बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसको बनाया गया? मार्कोस मार्कोस पाद्रो ट्रोयोजो जो है, ये नाम है, ब्राजील के हैं ये, ठीक है। इनको बनाया गया है नए विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। आप न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता है इसमें, क्यों? क्योंकि ये इसमें ब्राजील है, और इसमें क्या है, इंडिया है, रसिया है और साउथ अफ्रीका है, ठीक है। ये सब देश मुख्य रूप से 5 देश है दोस्तों यहाँ पर, और इसको ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है, BRICS, ब्रिक्स, ठीक है दोस्तों। तो ये साउथ अफ्रीका, चाइना, रसिया, इंडिया और ब्राजील है। तो ब्राजील का ही ये दोस्तों नाम है, और इसको बनाया गया है। और अभी जब से बना था ये, तब से लेके अभी 2015 से लेके अभी तक कौन था दोस्तों यहाँ पर? 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। तो भारतीय थे एक, जिसका नाम था केवी कामत, जो रिटायर होंगे अब, और इनके जगह ये लेंगे, ठीक है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस मनाया गया, मतलब वो जो संयुक्त राष्ट्र जो है यूएन फोर्स पीस कीपिंग फोर्स दिवस मनाया गया, ठीक है। यूएन फोर्स कीपिंग दिवस मनाया गया, शांति दिवस। इसका जो 29 मई को मनाया गया, इसका थीम क्या था? थीम याद रखने के लिए है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका थीम था वमेन इन पीस कीपिंग, अ की टू पीस, ठीक है। अ की टू पीस मतलब महिलाएं जो है वो शांति का चाबी है, समझ सकते हैं ना दोस्तों। तो इस तरह का जो है वो रखा गया था यहाँ पर थीम। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारतीय नरेंद्र बात्रा को ओलंपिक चैनल का आयोग बनाया गया है, कि खेल से संबंधित ओलंपिक समिति का जो है एक भारतीय को बनाया गया, नरेंद्र बात्रा को ओलंपिक संघ का जो आयोग का है उसका सदस्य नियुक्त किया गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर न्यूज खत्म होता है। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, पीडीएफ को लिंक से डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। और पीडीएफ को डाउनलोड करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों, ठीक है, ताकि ऐसे वीडियो मिलते रहे। और इस मतलब 30 मिनट का वीडियो के लिए दोस्तों मैं बहुत मेहनत करता हूं, मतलब 300 मिनट लगभग मुझे ये तैयार करने में लगता है, पीडीएफ और कंटेंट ये सब न्यूज वगैरह। तो ठीक है दोस्तों, रिवार्ड के तौर पर आप इसको शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को, ठीक है।